फाइनली एशेज का दूसरा टेस्ट मैच खत्म हो चुका है। आज चौथा दिन था और कल हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि शायद मैक्सिमम एक सेशन की जरूरत पड़े, ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है। और मेरी उम्मीद से ज़्यादा शायद इंग्लैंड बेहतर खेला है और कुछ लीड मुझे था कि शायद ये वाइंड अप कर दें और लीड दूसरी बैटिंग करने की जरूरत ही ना पड़े ऑस्ट्रेलिया को। सो खैर बेन स्टोक्स और विल जैक्स बैटिंग कर रहे थे। स्टोक्स ने 50 रन बनाए, 152 बॉलें खेली। विल जैक्स ने 41 रन बनाए, सो 241 तक ये पहुंच गए थे। पैंसठ रन का टारगेट इन्होंने दिया था और वो बड़े आराम से चेज उन्होंने किया। 2 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। ट्रेविस हेड ने 22 रन बनाए, 22 बॉलों में 1 छक्का लगाया, 2 चौके लगाए। वेदरहिल्ड वो नट आउट ही रहा, 17 रन उसने बनाए थे इस बॉलों में, 2 चौके लगाए। मार्नस आउट हो गया था, उसको भी अच्छा बॉल पड़ा था। और स्टीव स्मिथ ने 23 रन बनाए 9 बॉलों में, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। और उसकी और आर्चर के बीच में हल्का फुल्का बातचीत चल रही थी। लेकिन कोई इतना खास नहीं और रिस्पॉन्स दोनों की तरफ से आ रहा था। और एट द एंड जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया जीता है और उसने छक्के मार के रिस्पॉन्स किया था स्मिथ ने। और खैर डिसेंट था बट जो अच्छी बात ये है ना कि मजा आता है देखने का। अब अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो ये वन साइडेड मैच था। पिछला मैच में बिल्कुल वन साइडेड था, पिछले मैच से थोड़ा सा बेहतर था, बट ये कंडीशंस इंसान इंजॉय करता है जो क्रिकेट को देखते हैं। उस लिहाज से ठीक था, बट आई थिंक इंग्लैंड को काफ़ी चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी। एंड पे पोस्ट मैच सेरेमनी में भी स्टोक्स ने कहा है कि स्किल्स का मसला नहीं है, माइंडसेट का मसला है बेसिकली, जो शायद इनको अंडरस्टैंड अप करना चाहिए। आई थिंक ईशा को पूछना चाहिए था उससे कि मसला फिर है क्या। सो उसने कहा कि स्किल्स का मसला नहीं, तो मसला फिर है क्या, मसला असल में माइंडसेट का है। एक तो इन्होंने अपने ऊपर ये प्रेशर खुद ले लिया है कि हमने बेसबॉल खेलना है, हर तरह की सिचुएशन में कैसे खेलना है। ऑस्ट्रेलिया कैसे अटैक करता है, वो सामने वाला जो खुद को कहता है ना कि मैं ऐसे करूंगा, वो कहते हैं तुम तो छोड़ो, तुम्हें तो हम करने नहीं देंगे, हम तुम्हें करके दिखाते हैं वो कैसे करना है। और वो फिर उनके साथ ही कर रहे हैं और वो सबके साथ करते हैं। उनका खेलने का तरीका है वो, उनका कोई अपना मतलब उन्होंने कभी अपने आप को कोट नहीं किया हमने ऐसे खेलना है, हमने ऐसे खेलना है। सबको पता है जब उनसे कुछ पूछा जाता है, जिस तरह एग्रेशन उनका ऑन द ग्राउंड नजर आता है क्रिकेट के अंदर, लेकिन जब उनसे सवाल जवाब होते हैं तो वो वहां पे कोई फजूल सी बात नहीं करते, हम्बल ही रहते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में स्टार्क से कई सवाल हुए जब उसने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वो वहां पे हम्बल ही रहते हैं, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो वो फिर सीधे हो जाते हैं और उनसे सीधा कोई भी नहीं होता। वो जिस तरह से हराते हैं फिर चुप करके वो अपने बैट से बैटर्स और बॉल से बॉलर्स, मतलब मुझे कहीं पे भी नहीं लगा, मुझे एक चीज नहीं लग रही कि इंग्लैंड यहाँ बैटिंग से जीत सकता है। जिस तरह से बैटिंग ये कर रहे हैं, बॉलिंग में अगर मैं देखूं तो मुझे बॉलिंग उनकी वैसी लग नहीं रही। आर्चर मेरी समझ से बाहर कर क्या रहा है, मतलब इसके ऊपर तो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, आर्चर के ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है इंग्लैंड ने, और ये ओरिजिनली मेरे ख्याल से इंग्लैंड से है भी नहीं। इसको स्पेशली लाया गया था इधर ताकि इधर से ये खेले और इस पर काफी इन्वेस्ट किया गया इसकी इंजरीज पे। लेकिन आई थिंक वो रिजल्ट्स इसके यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। मतलब कई दफा ऐसे लगता है कि इस मैच में ऐसे लगा कि इसको पता ही नहीं है कि आउट करने कैसे हैं। वुड का भी मुझे समझ नहीं आता कि अगर उसको एक मैच के बाद रेस्ट की जरूरत पड़ रही है, मेरे ख्याल से एटकिंसन, कार्स, इनके साथ ये मैच नहीं जीत सकते, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। बिल्कुल बैटिंग विकेटें थी, बाउंस ने इनको तंग किया, इनको भी तंग किया। हैरानगी की बात ये थी और इनको भी तंग करता है। आई थिंक ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। और ये अब असल में ये जीत कैसे सकते हैं, अब मसला ये है कि जीत कैसे सकते हैं। मेरा सिंपली मुझे लगता है कि इनको सबसे पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना है। इनको बैटिंग करनी किस तरह से है, सिचुएशन के मुताबिक खेलो ना भाई। तुम 500 का दिन में सोच रहे हो, तुम पहले 300 तो कर लो। वो उस दिन 300 भी इनसे मुश्किल से हुआ था, वो रूट्स होना करता तो कहीं से भी 250 भी नहीं होना था इनसे। आई थिंक इनको अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और ये प्रेशर अपने ऊपर से हटाएं। पता नहीं है बेन स्टोक्स की वजह से है या ब्रेंडन मैकलम की वजह से है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन्होंने बहुत गलत किया है, अच्छी बात है, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना।
ये अभी दुनिया का मीडिया हैरी ब्रूक के बारे में क्या क्या बातें कर रहा था, बट कंसिस्टेंसी उसकी तरफ से भी नजर नहीं आती। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग नजर आती है, फिर अगली 4-5 इनिंग में कुछ नहीं। उसे टेस्ट मैच में 40-50 तेज नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशंस में स्पेशली जहां पे बैटिंग को सपोर्ट कर रही है पिच। बिल्कुल ये तो विकेट ही फ्लैट थी, पिंक बॉल तो हिला ही नहीं है। आपने कल का दिन अगर देखा हो, कल भी हमने बात की थी कि स्टार्क जरा डिफेंसिव थोड़ा सा हो गया था, लंबा खींच रहा था मैच को। वो इस वजह से खींच रहा था कि लाइटें ऑन होंगी तो पिंक बॉल वहां पे थोड़ा सा हिलेगा और तंग करेगा, और वो फिर उनका उस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। आज आप उनकी फील्डिंग देखो, कीपर के कैचेस देखो, स्टीव स्मिथ ने जिस तरह के कैचेस पकड़े हैं। इवन मुझे हैरानी इस चीज पे है कि इंग्लैंड ने कैचेस छोड़े हैं। एटलीस्ट इनको ये चीज नहीं करनी, पहले ये चीज फिक्स करें, दूसरा अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें। बॉलर्स, अब मैं इनकी अगर बात करूं आर्चर और वुड की, बॉलर बुरे नहीं है बट माइंडसेट डिफरेंट है आपका। मुझे कई दफा लगता है इनके बॉलर्स का दिमाग भी सिर्फ बैटिंग में चल रहा है कि बैटिंग कैसे करनी है। बॉलिंग आपने बेहतर करनी है। टेस्ट मैचेस बॉलर्स से ही जीते जाते हैं, आपको प्रॉपर बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे। सो आई थिंक ये थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा। आर्चर वो उसने पहली इनिंग में बॉल स्टार्ट की थी तो वाइड एंगल लग गया था, आज भी उसने पहले वाइड का चौका दिया था। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें इनको देखनी पड़ेंगी। माइंडसेट का मसला है मेरे ख्याल से, स्किल्स के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन माइंडसेट का मसला आई थिंक है, और वो मुझे नहीं पता कैसे चेंज होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में देखें स्टोक्स का भी कितना लंबा करियर है, मेरे ख्याल से वो उसके मैक्सिमम 2 साल खेल लेगा वो। आई डोंट थिंक सो कि इतना लंबा वो भी खींचेगा। मे बी खेल जाए, लेकिन ये वाली साइकिल खेल ले शायद चैंपियनशिप की। उसके बाद क्या, रूट 2-3 साल और खेल लेगा, उसके बाद क्या, इनकी रिप्लेसमेंट्स कहाँ पे हैं? आर्चर अभी 30 का है, लेकिन अगर उसको, और आर्चर मुझे वो भी बॉल पहला ओवर कर रहा होता तो मुझे थका हुआ लग रहा होता है, उसको आप देखें तो सही, वो हांपरा होता है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता उसके साथ क्या मसला है, वो हांपरा होता है। हालांकि वो सही पेस पे 140 पेस पे बॉलिंग कर रहा होता है। आज वो जब थोड़ा गुस्से में आया तब उसने 149 हिट किया, लेकिन पहला ओवर भी हो तो वो हांपरा होता है। सो ये आई थिंक इंग्लैंड को अपनी बॉलिंग की स्ट्रेटजी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी और बैटिंग में देखना पड़ेगा कि माइंडसेट अपना थोड़ा सा सीधा करें कि इनको बैटिंग करनी किस तरह से। अब उसकी एक वजह ये भी है कि फॉर्म कोई नहीं कर रहा। फॉर्म मैं ये नहीं कहूँगा कि फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में तो सब लगते हैं, लेकिन कर ही नहीं रहा कुछ। आप उनकी भी अगर बात करें ना कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से इनको आउट कर रहा है, वो यहाँ पे कुछ सीम स्विंग इतना ज्यादा नहीं हुआ, या तो बाउंस ने तंग की है, या अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पेस इनको तंग कर रही है। पेस तो ये खेलते हैं, आर्चर की भी खेलते हैं, वुड की भी खेलते हैं, स्टार्क भी 141-42 ही करता है, अब वो इससे ऊपर नहीं जाता, मैक्सिमम 145-46 में कर लेगा, वो इससे आगे अब नहीं जाता। और मेरे ख्याल से वो जिस एज में है वो अगर ये भी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे तो अब 140 के लिए हम बातें कर रहे होते हैं कि 140 में तो कम से कम बॉल करो, स्टार्ट करो, ये स्टार्ट ही 140 से करता है। सो इंग्लैंड को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। 3 मैचेस रह गए, लग तो नहीं रहा कि मतलब ये 2 मैचेस देख के तो लगा कि इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर सकेगा, वो हिलने भी नहीं देंगे मेरे ख्याल से। शायद अगले मैच में नहीं, लेकिन उसके बाद अगले मैच में तो पैट कमिंस भी वापस आ जाएगा, पता नहीं कौन बैठेगा। नीजर बैठता, नीजर ने भी 5 आउट कर दिए हैं, सो पता नहीं नीजर को बिठाएंगे या डगेट को बिठाएंगे। पैट कमिंस आएगा, मेरे ख्याल से इनको ना वो कॉन्स्टेंस को भी लेके आना चाहिए। मैं भी मुझे लगता है कि अगला मैच जीत के कोशिश करेंगे, आखिरी 2 मैचों में ना ये चांस दें काफी प्लेयर्स को। मुझे लगता है कॉन्स्टेंस को खिलाना चाहिए, लेकिन बिठाएंगे फिर किसको, ये कि थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाए। अब मैं अगर ये कहूँ कि ट्रेविस हेड को अब बिठा दें, पता नहीं, बट मे बी स्टीव स्मिथ और मार्टिनेस आप स्टीव स्मिथ को रेस्ट दे सकते हैं। इंग्लिश को मैं कहूँगा चांस देना चाहिए, स्टीव स्मिथ को रेस्ट देके आप उसको खिला लें मेरे ख्याल से, कॉन्स्टेंस को। क्योंकि जाहिर बात है कि ऐसी सीरीज में वो चांस लेनी चाहिए। इंडिया के खिलाफ इन्होंने ले लिया था तो यहाँ क्यों नहीं है, मेरे लिए थोड़ी सी हैरानगी है। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा और एक्साइटिंग हो जाएगा फैंस के लिए भी कि अगर कॉन्स्टेंस खेलता है तो। बॉलिंग में मैं कहूँगा शायद नीजर की जगह भी आएगा। हेजलवुड है स्क्वाड में कि नहीं, अब अगले मैच का स्क्वाड भी अनाउंस करेंगे मेरे ख्याल से।
ये पर मैच स्क्वाड कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस चीज़ में कि इंडिया ऐसे क्यों नहीं करता कि होम सीरीज भी जब खेलते हैं तो एक एक मैच का स्क्वाड अनाउंस क्यों नहीं करते। इवन पाकिस्तान को भी ऐसे करना चाहिए। मैं इंडिया की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंडिया लंबी सीरीज खेलता है, उसकी 4-4 5 मैच की सीरीज होती है, तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं स्पेशली टेस्ट मैचेस में। सो पाकिस्तान को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से कर रहा है, इवन आज जिस तरह से इन्होंने फील्डिंग की और खड़ी जिस तरह से थी फील्डिंग, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। नीजर की बॉलों पे कीपर नीजर की बॉल पे भी आ गया था, बॉलैंड में भी आगे आ गया था कैरी, और ज़बरदस्त उसने कीपिंग की है। और उसके अलावा अब ये 2 चेंजेस तो मुझे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि बॉलैंड को बिठाते हैं, मे भी स्टार्क को रेस्ट दे दें। 2 मैचों में उसने लगातार बॉलिंग कर दी है, मे भी उसको रेस्ट दे दें अगले मैच में खिला के। लेकिन क्योंकि आप अगर देखें तो काफ़ी दिन मिल जाते हैं। अब तीसरा टेस्ट भी मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी दिन का गैप होगा। अगर देखें तो ये तीसरा मैच है कब? तो तीसरा टेस्ट है जी, वो 17 को है, अभी 10 दिन बाद है अभी, तो काफी टाइम है। तो इस लिहाज से भी देखें, अब इस लिहाज से भी अगर इनको मार्कवुड को बिठाना पड़ रहा है तो फिर ये अलार्मिंग चीज है कि फिर फायदा क्या फिर बॉलर का। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टार को मेरे ख्याल से शायद रेस्ट दे दे, कोई पता नहीं। अगर दे के पैट कमिंस आ जाएगा, मेरे ख्याल से अगले मैच में शायद खिला ले या रेस्ट दे भी सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड को इतना तंग कर ही नहीं रहा। मतलब इंग्लैंड आउट कैसे हो रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि शायद उनमें एबिलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा मसला नहीं है। मुझे उनके माइंडसेट का मसला लगता है कि उनको जरा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बैटिंग को थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ेगा। इवन लास्ट जब पाकिस्तान यहाँ पे आया था तो पाकिस्तान के पास भी ऐसे मौके थे जहां पे पाकिस्तान जीत सकता था, वो क्योंकि इनमें अटैक करना पड़ता है। असल में पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर थी क्योंकि माइंडसेट बेहतर था। एबिलिटी का सिर्फ फर्क नहीं होता, माइंडसेट भी एक चीज होती है। सो वो बॉलिंग माइंडसेट मुझे वहां यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। मतलब आर्चर सिर्फ पेस से तंग नहीं कर सकता, सिर्फ पेस से नहीं तंग कर सकता। आप प्रैक्टिस करो, बैटर्स को प्रैक्टिस होती है। अब ये भी तेज बॉलिंग खेलते हैं, पाकिस्तान की बात करें वो भी तेज बॉलिंग खेलते हैं, पाकिस्तान को भी इतने कोई तेज बॉलर तंग नहीं करते। मोस्टली प्लेयर्स को आपने जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया था लास्ट टाइम, तब आपने देखा होगा स्पेशली टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं वो इतना ज्यादा तंग नहीं मतलब तेज बॉलर्स करते। सेम स्विंग तंग करता है, वो सबको तंग करता है, वो यहाँ पे नहीं है। तो ये हैरानगी की चीज़ है। सो खैर इंग्लैंड को तो काफ़ी चीज़ें देखनी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अब मेरे लिए इनका नेक्स्ट स्पॉट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंस को डालना चाहिए, मज़ा आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाएगा थोड़ा सा। ट्रेविस हेड को नीचे करें और फिर ट्रेविस हेड को भी रेस्ट करवा दें बीच में एक मैच में। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि अगले मैच में करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बैटिंग कर लेंगे, ये बैटिंग तो कर लेंगे। अब ये है कि कितनी हल्की टीम करते हैं अपनी। सो ये इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए अगले मैच का स्क्वाड इनका। इंग्लैंड के पास तो ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को ना इस सीरीज के बाद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से ये सोचेंगे भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मैं हमेशा इंग्लैंड की बात करता हूँ कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को आप एक जगह पे नहीं रख सकते। ऑस्ट्रेलिया बहुत ऊपर के लेवल की क्रिकेट खेलता है, उसके बहुत बाद इंडिया को रखेगा। और अब इंडिया भी बहुत डिस्टर्ब है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में बहुत डिस्टर्ब है। वो कल वाला मैच तो जीत गए हैं, लेकिन वहां पे उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा था वो ड्यू का था, जो विराट कोहली की एक रील आई थी उसके साथ, अर्शदीप के साथ, उसमें उसने कहा भी है। सो ये चीज़ समझनी पड़ेगी इंडिया को भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहा हूँ, इंग्लैंड के लिए बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि वो इस टीम के साथ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब मुझे नहीं पता इनके पीछे टैलेंट नहीं है वैसा, क्योंकि इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बैटिंग से वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही। इवन हैरी ब्रूक के बारे में अब उस तरह से बातें शुरू हो गई हैं, जिस तरह इसके बारे में बात हो रही थी कि क्या टैलेंट है। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। खैर देखते हैं क्या होता है। और अभी खैर गैप बहुत लंबा है, 10 दिन का गैप है। सो उस वक्त तक आई थिंक बिग बैच भी शुरू हो जाएगा। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।